नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपको लगता है कि यदि वीडियो में आपको कोई अच्छी या नई जानकारी मिली है और इसकी किसी और को भी ज़रूरत है तो उसे वीडियो को शेयर भी कर दें। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण, जो थोड़ा लंबा भी है। तो आइए शुरू करते हैं हम पढ़ना। और थोड़ा लंबा होने के कारण वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप ध्यानपूर्वक इसे सुने। और यदि आपको एक बार में ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा सुन लें, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं विशेषण को। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण का अर्थ। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ इसमें लिखा हुआ है कि विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, यानी कि विशेषता बताने वाला विशेषक। आगे लिखा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि विशेषण की परिभाषा होती है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध करता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। तो विशेषण शब्दों की रचना भी होती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी के विषय में तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि विकारी जो कि जिसमें हम कोई भी बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है जिसमें कि हमारा विशेषण होता है। क्या कौन से शब्द हैं? बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर आदि। ये सब हमारे विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। अब इस विशेषण को समझने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि घोड़ा। अब घोड़ा कहते ही हमारे दिमाग में एकदम घोड़े का चित्र आ जाता है, जो कि हमें ध्यान आता है कि घोड़ा पुराने समय में युद्ध के लिए लोग राजा महाराजा प्रयोग करते थे और इसका प्रयोग हम यातायात के रूप में भी करते थे। तो एकदम हमें घोड़े के बारे में सब जानकारी हमारे दिमाग में आने लगती है। लेकिन यदि यहीं पर हम कह देते एक काला घोड़ा या फिर सफ़ेद घोड़ा, तो उन घोड़ों में से काला या सफ़ेद निकलकर हमारा उनसे अलग हो जाता है। घोड़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही हमने कहा काला घोड़ा तो उस पूरी जाति में से हमारा कुछ काले घोड़े निकलकर अलग हो जाते हैं। और यही काला घोड़ा घोड़े की विशेषता है, काला होना। और यही काला क्या है? ये हमारी विशेषता है। तो ये हमारा हो गया विशेषण। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि विशेषण क्या है। अब इसका विशेषण को खोजने का एक तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है कि विशेषण को यदि हमें खोजना है, यदि हमारी परीक्षा में आ जाता है कि वाक्य में से विशेषण छांटिए, तो हमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्रश्न करके भी विशेषण को छांट सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न करना होगा। जैसे भी हमें कुछ भी यदि जानना है तो हमें प्रश्न करना होगा। जैसे कि हमने प्रश्न किया कैसा आदमी, तो हमें उत्तर मिलेगा बुरा आदमी, अच्छा आदमी, भला आदमी, लंबा आदमी, छोटा आदमी, नाटा आदमी। इस तरह के जो भी हमारा प्रश्न का उत्तर आता है तो वही हमारा विशेषण होता है। जैसे कि जो हमारे अच्छा, बुरा, भला, ये सब हमारे आदमी की जो विशेषताएं बताई गई हैं यही तो हमारे विशेषण हैं। देखिए एक और प्रश्न करते हैं हम। क्या प्रश्न है कि पूछा गया कौन विद्यार्थी। क्या पूछा गया कि कौन विद्यार्थी, तो कौन का उत्तर क्या आएगा? ये क्या पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा विद्यार्थी हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया कि विद्यार्थी पहला, दूसरा या तीसरा। तो ये भी हमारे क्या है? विशेषण ही हुए। अब आ गया आगे एक और देखते हैं कितने लड़के। तो 5 लड़के, 6 लड़के, 7 लड़के, 8 लड़के,
ये सब भी हमारी संख्याएं जो आई हैं हमारी, ये भी विशेषण हुई। अब कुछ हम विशेषण के और उदाहरण देखते हैं जिससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। कि पहला उदाहरण दिया गया है, क्या है कि आसमान का रंग नीला है। कैसा रंग है? नीला। तो इसमें देखिए जो नीला आसमान की विशेषता बताई गई है कि आसमान का रंग नीला है, तो ये नीला हमारा विशेषण हो गया। इसी तरह से मोहन एक अच्छा लड़का है। यदि हम कह देते मोहन एक लड़का है तो ये एक साधारण वाक्य होता, लेकिन इसमें हमने कह दिया मोहन एक अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा जो मोहन की विशेषता बताई गई है यही हमारी विशेषण होगी। आगे लिखा है कि रीता सुंदर है। अब ये सुंदर होना भी रीता की विशेषता है। तो रीता क्या है? सुंदर है, इसलिए रीता का विशेषण है सुंदर। यहाँ पर विशेषण हमारा क्या हो गया? सुंदर। अब हम आते हैं कि विशेष। अब हम विशेषण को तो हम जान गए, लेकिन अब हमें जानना है कि विशेष क्या होता है। तो विशेष वह है जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष कहते हैं। जैसे कि ऊपर जो उदाहरण हमने देखा था, रीता सुंदर है, तो इसमें सुंदर किसकी विशेषता है? रीता की। सुंदरता किसकी विशेषता है? रीता की। रीता ही तो सुंदर है, तो ये विशेषता आ गई रीता की, तो हमारा रीता क्या हो गया? ये विशेष हो गया हमारा। इसी तरह से मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा होना किसकी विशेषता है? मोहन की। तो यहाँ पर हमारा मोहन हमारा विशेष हो गया। तो ये विशेष हमारे वही होते हैं जिनकी हम विशेषता बताते हैं। विशेषता हमारे किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाती है। तो हमारा विशेष संज्ञा या सर्वनाम ही तो हो गया। तो इस तरह से ये विशेष भी हो गया। अब आते हैं हम प्राविशेषण पर। अब विशेष भी हो गया, विशेषण भी हो गया। अब ये प्राविशेषण क्या है? तो प्राविशेषण वह है कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चले उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमने विशेषण को तो जान लिया, कर्ता कौन होता है हमारा? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। लेकिन उस विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्राविशेषण। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं कि काजल बहुत अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर केवल लिखा होता काजल अच्छी लड़की है, तो इसमें प्राविशेषण नहीं होता, क्योंकि काजल अच्छी लड़की है। अब अच्छी लड़की, अच्छी होना यहाँ पर अच्छी शब्द है जो वो विशेषण है। अब अच्छी की भी विशेषता बताता है, बहुत अच्छी लड़की है, तो बहुत शब्द क्या हो गया? ये हमारा प्राविशेषण हो गया। इसी तरह से दूसरा शब्द है हमारा राम सबसे श्रेष्ठ है। राम श्रेष्ठ है, लेकिन राम सबसे श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर सबसे शब्द जो है वो हमारा प्राविशेषण हो गया। एक और उदाहरण है कि ध्रुवीक बहुत भोला लड़का है। अब ध्रुवीक लड़का है, कैसा लड़का है? भोला लड़का तो है, लेकिन बहुत भोला है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा बहुत शब्द जो है वो हमारा प्राविशेषण हो गया। अब आइए देखते हैं आगे क्या है कि अब हमने विशेषण को समझ लिया, विशेष समझ लिया, प्राविशेषण समझ लिया। अब बारी आती है हमारी कि संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। कि विशेषण शब्द जो हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो आइए जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय तो सभी लोग जानते होंगे, जो शब्द के पीछे लगकर बनते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। वैसे तो प्रत्यय हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक आता है प्रत्यय हमारा इक प्रत्यय। इक प्रत्यय किस में जोड़ते हैं हम? यदि अंश में हमने जोड़ा तो इसका विशेषण बन गया आंशिक। धर्म में हमने इक जोड़ा तो ये हो गया धार्मिक। दिन में हमने इक जोड़ा तो हो गया हमारा दैनिक शब्द। तो आपने देखा कि प्रत्यय लगाकर शब्द बन जाते हैं हमारे विशेषण। और देखिए इसी तरह से इत प्रत्यय है, इत में अंक में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया अंकित। सुरभि में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया सुरभित। इसी तरह से इल प्रत्यय है, जटा में हमने इल प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया जटिल। इसी तरह से ई एक प्रत्यय है, तो रोग में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो हो गया रोगी। भोग में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया भोगी। अब देखते हैं सर्वनाम से विशेषणों का निर्माण। तो सर्वनाम में वह से बन गया वैसा, यह से बन गया ऐसा। आइए आगे देखते हैं कि क्रिया से किस तरह से विशेषणों का निर्माण होता है।
कि पठ से पठित, पठ से बनता है हमारा पठित, और पूज से पूजनीय, पठ से पठित, पूज से पूजनीय, पालना से पालने वाला। इस तरह से हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से भी विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारा आता है कि विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के हमारे कितने प्रकार हैं? विशेषण के हमारे 4 प्रकार होते हैं। तो विशेषण के हमारे 4 प्रकार ये कौन से हैं? देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। अब इन सभी विशेषणों को हम विस्तृत रूप से समझते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण को। तो गुणवाचक विशेषण में क्या कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए, वही हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। अब गुण में क्या क्या आते हैं? गुणों में आ जाते हैं अवस्था आ जाती है, स्वभाव आ जाता है, आकार आ जाता है, रंग आ जाता है, रूप आ जाता है। ये सब चीज़ें हमारी गुण में आ जाती हैं। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है मोहन। अब हम मोहन के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यदि हमें बताना है, उसकी विशेषताओं के बारे में, तो क्या बताएंगे? मोहन एक अच्छा आदमी है, मोहन लंबा है, मोहन गोरा है, वह ईमानदार है, वह रोज़ अपना काम ईमानदारी से करता है। तो इस तरह हमने उसकी यही विशेषताएं तो बताई, और यही विशेषताएं क्या होती हैं? हमारे विशेषण होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुणवाचक विशेषण में वह विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक और आयुबोधक तथा गंधबोधक। ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि पुराना फर्नीचर बेच दो। क्या कह रहा है कि पुराना फर्नीचर बेच दो। अब फर्नीचर कैसा है? फर्नीचर पुराना है। तो ये पुराना होना फर्नीचर की विशेषता ही तो है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पुराना शब्द हो गया हमारा फर्नीचर का विशेषता। तो ये हमारा हो गया पुराना विशेषण। इसी तरह से चटपटा समोसा खाना है। अब समोसे की विशेषता कैसी है? कि वो चटपटा है। तो यहाँ पर हमारा चटपटा शब्द जो है वो हमारा हो गया विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। परिमाणबोधक विशेषण। अब परिमाणबोधक विशेषण में क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताएं। क्या बताएं? मात्रा। मात्रा यानी कि मापतौल, मापतौल वाली चीज़ें। जहाँ पर मापतौल वाली चीज़ें आ जाए वहीं पर हमारा क्या होता है? परिमाणबोधक विशेषण। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो चीज़ें मापी या तौली जाती हैं, यदि उस तरह के शब्द हमारे सामने आते हैं तो वो हमारे परिमाणबोधक विशेषण होते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणबोधक, एक अनिश्चित परिमाणबोधक। अब कुछ भी चीज़ें अगर हमारे सामने आती हैं नाप तौल की, तो या तो वो निश्चित तौली हुई होती हैं या मापी हुई, या फिर अनिश्चित होती हैं। अब ये देखिए उदाहरण से अच्छा समझ में आ सकता है कि पहला उदाहरण हमने दिया निश्चित परिमाणबोधक का कि 5 किलो चावल खरीद लाना। यहाँ पर हमने क्या कहा कि 5 किलो चावल खरीद लाना। यहाँ पर हमने एक निश्चित मात्रा बताई कि केवल 5 किलो चावल ही खरीद कर लाना, या कोट के लिए 5 मीटर कपड़ा चाहिए, या फिर इलाहाबाद से बनारस 125 किलोमीटर है। तो इन सब में हमने एक निश्चित मात्रा की बात की है। अब यहीं पर हम अनिश्चित में आ जाएं तो अनिश्चित का क्या है कि चाय के लिए थोड़ी सी चीनी बचा लेना। अब चाय के लिए कितनी चीनी बचानी है ये कोई निश्चित नहीं है, तो थोड़ी सी बचा लेना। इसी तरह दूसरा है कि बहुत दिनों बाद मिले, तो बहुत दिनों बाद मिले, कितने दिनों बाद मिले इसकी कोई यहाँ पर बात नहीं हुई है। इसी तरह से खाने में नमक थोड़ा कम है। जो व्यवहारिक बातें हम प्रयोग करते हैं उन्हीं में हम जो अनिश्चित परिमाण बोध का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि खाने में नमक थोड़ा कम है। अब थोड़ा कम है, कितना कम है इसकी कोई यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई। तो ये कैसा हमारा विशेषण हुआ? ये हुआ अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण। परिमाणबोधक विशेषण के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और संख्यावाची विशेषण को समझते हैं कि संख्यावाची विशेषण क्या होता है। तो ये कहता है कि जहाँ संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है?
वहाँ पर हमारा संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लोग, ये सब हमारी एक संख्या ही तो आ रही है इनमें पहली। जैसे 4 घोड़े में 4 संख्या है, 30 दिन में 30 संख्या है, कुछ लोग में कुछ संख्या है और सब लोग में सब संख्या है। तो ये सब हमारे क्या है, संख्यावाची विशेषण में आते हैं। अब ये संख्यावाची विशेषण के जो है 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के तो भेद कई हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक को। तो अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है कि जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध ना हो। संख्या तो होगी लेकिन निश्चितता ये नहीं होगी कि कितनी संख्या है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, तो वहाँ पर हमारा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे तो खेल रहे हैं लेकिन कितने बच्चे खेल रहे हैं इसकी हमें जानकारी यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर हमारा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसके बाद हम आते हैं अपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण पर। इसके कई भेद हैं, अब इन भेदों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला भेद है इसका पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक, यानी कि इसमें पहला आता है निश्चित संख्यावाचक में पूर्ण संख्या बोधक। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या बोधक में क्या है कि हमें संख्या की पूर्णता का पता चलता है, मतलब पूरी संख्याएं हमारे सामने आती हैं। जैसे कि 4 आम लाओ, 4 दिन बाद, तो यहाँ पर संख्याएं हमारे सामने पूरी होती हैं। अब इसी तरह से दूसरा है अपूर्ण संख्या बोधक। यहाँ पर हमारे सामने संख्याएं पूरी ना होकर आधी अधूरी होती हैं, यानी कि अपूर्ण होती हैं। तो अपूर्ण में कौन सी आएंगी, जैसे कभी हम कह देते हैं कि आधा किलो आलू देना, तो ये संख्या पूर्ण थोड़ी है, ये संख्या हमारी आधी है, यानी कि अपूर्ण संख्या बोधक। तो ये हमारा हो जाएगा अपूर्ण संख्या बोधक। इसी तरह से तीसरा आता है क्रमवाचक संख्या बोधक। अब क्रमवाचक संख्या बोधक में क्या आता है कि हम जहाँ पर क्रम की बात करें, संख्या भी हो और हमारी क्रम भी हो, तो क्रम में क्या होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब हमारे जो हैं क्रमवाचक संख्या बोधक में आते हैं। अगला हमारा आता है आवृत्तिवाचक संख्या बोधक। आवृत्तिवाचक में क्या है कि यहाँ पर तुलना का भाव रहता है। आवृत्तिवाचक में तुलना का भाव रहता है। जैसे कि क्या कहा गया है कि मोहन तुमसे 4 काम करता है। अब वो कितना काम कर रहा है, मोहन, तो पहले हमें मोहन का काम करना जानना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि मोहन तुमसे 4 काम करता है, तो हमें पहले मोहन का काम जानना पड़ेगा कि मोहन कितना काम करता है। उसके बाद हमें दूसरा काम जानना पड़ेगा कि तुम कितना काम करते हो। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है आवर्ती बोधक। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण से समझिए कि गोपाल तुमसे दुगना मोटा है। गोपाल तुमसे दुगना मोटा है। अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारी मोटाई जानने के लिए हमें पहले गोपाल की मोटाई जाननी पड़ेगी कि गोपाल तुमसे दुगना मोटा है। तो तुम कितने मोटे हो, पहले हमें ये जानना है और फिर उसके बाद हमें गोपाल का जानना होगा, तब हम गोपाल के बारे में जान पाएंगे। तो ये होता है हमारा आवृत्तिवाचक। इसके बाद आता है हमारा समुदाय बोधक संख्यावाचक। अब समुदाय बोधक संख्यावाचक में क्या है कि यहाँ पर समूह का बोध कराया जाता है। समूह का बोध कराया जाता है, जैसे कि 1 दर्जन केला देना। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 दर्जन केले देना। अब 1 दर्जन में हमें पता है कि 12 केले होते हैं, तो यहाँ पर संख्या भी है हमारी और एक समूह भी है। संख्या के साथ साथ हमारा समूह का भी बोध हमें करवाया जा रहा है। इसी तरह से अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 की हमारी संख्या भी है और क्योंकि ये 9 लोगों का समूह था, यहाँ पर समुदाय बोधक संख्यावाचक भी है। आगे हमारा आता है प्रत्येक बोधक संख्यावाचक। यहाँ पर क्या होता है कि जिंदगी के हर एक दिन दौड़ भाग है, तो यहाँ पर जो हमारा हर एक जो शब्द आया है ये हमारा प्रत्येक बोधक संख्यावाचक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया गया कि हर एक ऑफिस में हर एक अच्छे हैं। जहाँ पर प्रत्येक की बात हो, मतलब एक व्यक्ति के साथ साथ हर व्यक्ति की एक सी बात हो, वहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक होता है। अब हमारा चौथा नंबर का विशेषण कौन सा आता है, तो हमारा चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। तो आइए अब सार्वनामिक विशेषण को पढ़ते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या है।
कहते हैं कि अगर किसी वाक्य में सर्वनाम ही विशेषण के रूप में आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहा गया है कि यदि किसी वाक्य में सर्वनाम ही विशेषण के रूप में आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वैसे तो हम ये जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर किसी वाक्य में उसका प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे लिखा हुआ देखिए, कुछ ऐसे सर्वनाम भी होते हैं जो सर्वनाम तो है ही, क्या है, कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम तो हैं ही, साथ में वह संज्ञा या दूसरे सर्वनाम की विशेषता के बारे में भी बताते हैं। पर प्रश्न यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि वाक्य में वह सर्वनाम है या फिर विशेषण है। सबसे जटिल समस्या हमारे सामने होती है कि हम ये कैसे पहचानें। तो देखिए, इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। इसके लिए अगर वाक्य में सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है, अगर वाक्य में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर वाक्य में सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है तब वह विशेषण है, और यदि वह क्रिया से पहले आया है तब वह सर्वनाम है। देखिए, ये हमें सार्वनामिक विशेषण बहुत परेशान करते हैं और अक्सर जो परीक्षाओं में हैं इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम भी हैं और विशेषण भी हैं। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यदि सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है तब तो वह विशेषण है, और यदि वह क्रिया से पहले आया है तो वह हमारा सर्वनाम ही होगा। जैसे उदाहरण से अब हम समझते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि मैं दिनेश से मिलने जाऊँगा, मैं दिनेश से मिलने जाऊँगा। अब यहाँ पर सर्वनाम कहाँ प्रयोग किया गया है? दिनेश अर्थात हमारी संज्ञा से पहले। दिनेश हमारी संज्ञा है, उससे पहले हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से वह घर तो देखो, तो यहाँ पर भी ये हमारे संज्ञा से पहले प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। अगला हमारा एक उदाहरण है कि वह सुनो। अब सुनना हमारी क्या है? एक क्रिया है, सुनना हमारी एक क्रिया हो गई, तो यहाँ पर सर्वनाम क्रिया से पहले आया है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह साथियों, आपने देखा कि हमने विशेषण को कितनी अच्छी सरल भाषा में और कितनी जल्दी से पूरा का पूरा समझ लिया, और एक ही वीडियो में हमने पूरा विशेषण इसका कर लिया कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उम्मीद है इसके बाद आपका विशेषण से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और यदि होता भी है तो आप कृपया कमेंट करके पूछें, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और साथियों, आप वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आपको यदि अपने परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने के लिए मुझे मोटिवेशन करें, मुझे एक लाइक करके। तो साथियों, मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ, हिंदी को और ज़्यादा जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।